हेलो, वेलकम टू ब्रेक थ्रू क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा का एनसीईआरटी का क्वेश्चंस। ठीक है, मैथ्स का। ठीक है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का। देखो कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास तरीका है कि जब भी कोई वेक्टर दिया हो, आई कैप, जे कैप और के कैप, मतलब उस अपने कंपोनेंट फॉर्म, तो उसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम, जैसे कि यहाँ ए एक वेक्टर दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के फॉर्म में। तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे आई के साथ अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब वन है, जे के साथ वन है और के साथ भी क्या है, वन है। अगर हम इस पर ध्यान दें तो आई कैप, जे कैप, के कैप इस फॉर्म में दिया है। तो इसके मैग्नीट्यूड को जब लिखोगे तो हमें पता है कि जो भी कंपोनेंट दे रहते हैं एक्स वाले, उसका होल स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस फिर वन का स्क्वायर, और जो कि कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट थ्री। ठीक है, तो पहला ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, रूट थ्री होगा। ये पहला का आंसर। इसी तरह से सिमिलरली तुम समझो कि बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट अंडर ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट कितना है, टू। तो टू का स्क्वायर करोगे प्लस माइनस सेवन का करो या प्लस सेवन का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ माइनस लो या प्लस, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद तो प्लस ही हो जाएगा इसलिए। तो माइनस थ्री का स्क्वायर लिखते या प्लस थ्री भी ले लेते मैग्नीट्यूड के लिए तो कोई गलत नहीं होता, लेकिन ध्यान रखेंगे वहाँ जो भी चीजें हैं उन टोटल का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा फोर प्लस 49 प्लस नाइन, और ये हो जाएगा तुम्हारा नाइन नाइन एटीन, फोर टू। ठीक है, और ये हो जाएगा 62, तो रूट 62। ठीक है, अब देखो इसके बाद है, ये परफेक्ट स्क्वायर ही है तो इसी में रहने देते हैं, रूट 62। इसके बाद तीसरे का करके देखते हैं कि क्या आता है। तीसरे का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे सी का तो ये होगा रूट अंडर ऑफ फिर वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर तीन बार। तो तीन बार स्क्वायर करो या इंटू थ्री कर लो, दोनों एक ही बात है। तो ये स्क्वायर करोगे तो थ्री इंटू वन, ये रूट अंडर में आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, वन। तो तीसरे का आंसर सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा वन बाई, सॉरी, रूट वन, दैट इज वन। तो इस तरह से हम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो अलग अलग वेक्टर्स लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम। देखो, ऐसे ढेर सारे वेक्टर्स लिखे जा सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए क्या है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम दो नंबर का अगर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखें तो हम कहेंगे कि हमें मैग्नीट्यूड सेम रखना है, सेम मैग्नीट्यूड के। तो कोई भी दो वेक्टर्स लिख सकते हैं, जैसे कि एक वेक्टर ए बराबर 4 मीटर नॉर्थ लिख दिया हमने सपोज, और दूसरा वेक्टर बी लिख दिया जो कि 4 मीटर साउथ है। देखो, इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए एंड बी दोनों है के पास सेम मैग्नीट्यूड है, बस डायरेक्शन का क्या है, फर्क है। समझ गए? जैसे यार अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में, आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में, तो ए को तुम ऐसे भी लिख सकते थे, टू आई कैप प्लस वन जे कैप। वन हम इसलिए लिख दे रहे हैं कुछ देर देर के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए वन लिख रहे हैं, ऐसे वन लिखना जरूरी नहीं है, प्लस थ्री के कैप। और दूसरे वेक्टर बी की बात करें तो ऐसा लिखा जा सकता है, जैसे हम इसको एक्सचेंज कर देंगे, बस एक्स को वाई में लगा देंगे या साइन चेंज कर देंगे, माइनस टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस थ्री के कैप। अगर तीनों में लगाते या किसी एक में चेंज कर देते तो देखो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ निकाल कर देखोगे वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये दोनों वेक्टर्स यहाँ जो लिखे गए हैं अल्टरनेटिव मेथड्स में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
अब कह रहे हैं कि दो डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, दो अलग अलग वेक्टर्स लिखिए जिनके डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड की तो बात कर नहीं रहा है, तो हम दो वेक्टर्स लिख सकते हैं जिसके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि दो अलग अलग वेक्टर्स लिख रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे देखो, कोई भी वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी वेक्टर्स हैं जिनके डायरेक्शन सेम होंगे तो वो हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा रहा रहेगा। जैसे कि अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप तुम्हारा कोई वेक्टर है, अगर तुम सेम डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर लिखोगे तो वो हमेशा लैम्डा एक्स कुछ एक कॉमन टर्म के साथ, ठीक है, सब में मल्टीप्लाई करने के बाद उसी तरह का वेक्टर मिलेगा, चाहे वो प्लस में मिले या माइनस में मिले। तो इस तरह से तुम इसको कर सकते हो। जैसे लैम्डा जेड के कैप, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, पॉजिटिव या नेगेटिव। लैम्डा लैम्डा में भी पॉजिटिव कुछ भी ले लो या नेगेटिव में कुछ भी ले लो, ये जो वेक्टर्स होंगे ए और बी उनका डायरेक्शन, सॉरी सेम डायरेक्शन चाहिए ना, तो लैम्डा सेम डायरेक्शन के लिए हमेशा लैम्डा पॉजिटिव होता है अगर सेम डायरेक्शन चाहिए तो, और ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए तो नेगेटिव लोगे। ठीक है, तो अगर हमें सेम डायरेक्शन चाहिए तो लैम्डा में कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी लिखकर हम लिख सकते हैं। जैसे अब एक्स का कोई भी मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ए को 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हमने लिखा, तो बी को हम किसी भी लैम्डा के साथ, सपोज लैम्डा हमने मान लो ले लिया है 2, तो हम ऐसा लिखेंगे 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। ये था तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। अब आगे देख, चौथा क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर आर इक्वल। दो वेक्टर्स इक्वल कब कह जाते हैं? इक्वल वेक्टर होने के लिए कंडीशन है हमारे पास, जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। तो दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहने का मतलब है कि जब उन दोनों के वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो देखो ये वेक्टर्स जो है 2i कैप प्लस 3j कैप, अगर हमें इक्वल वेक्टर्स लिखना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स में जितना है उतना इसमें भी रहना चाहिए, वाई में जितना है उतना ही इसमें भी रहना चाहिए। तो मतलब एक्स का मान कितना होना चाहिए, इक्वल चाहिए तो 2, और वाई का मान एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 3। तो ये सिंपल है बहुत ही। तो एक्स का इतना होना चाहिए। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कोई वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट दिया है और टर्मिनल पॉइंट दिया है। तो कोई भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको हम x2 y2 कह सकते हैं, इसको x1 y1 कह सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर्स का इनिशियल और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर तुम्हें दे दिया है और तुमसे पूछा जा रहा है कि उसका स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, तो स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट से पहले हम क्या करेंगे कि आई कैप, मतलब आई कैप में कितना होगा और जे कैप में कितना होगा, तो हम वेक्टर निकालना जानते हैं। इसको जब हम वेक्टर का रूप देना चाहेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो देखो ये हो जाएगा x2 माइनस 5 एंड माइनस 2 माइनस 7 आई कैप प्लस y2 7 माइनस 1 6 जे कैप, 7 माइनस 1, सॉरी 7 माइनस 1, ये हो जाएगा 6 जे कैप। तो इसका स्केलर कंपोनेंट अगर बात करें तो x में -7 6, तो स्केलर कंपोनेंट जब लिखोगे इसका होगा -7 और 6, और वेक्टर कंपोनेंट यही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। क्लियर, x में इतना होगा और y में 6 होगा। अब है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। इस वेक्टर्स का समेशन लिखना है 6 नंबर में। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स।
वेक्टर्स का सम करना हमें पता है कंपोनेंट फॉर्म में बहुत ही इजी होता है। आई कैप वाले को हम आई कैप के साथ जोड़ देते हैं, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, और के कैप वाले को के कैप के साथ जोड़ते हैं। यही तरीका है कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स को ऐड। ओके, देखो कंपोनेंट फॉर्म में जब ऐड करेंगे तो देखो क्या करते हैं। 6 नंबर देखो कि कह रहा है वेक्टर ए दिया गया है, ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, एंड बी दिया गया है -2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप, एंड वेक्टर सी इज ऑल्सो गिवन, ये है आई कैप -6 j कैप -7 k कैप। अगर हम इस तीनों वेक्टर्स का समेशन चाहते हैं ए बी और सी का, तो हम एक्स वाले सभी को एक जगह जोड़ेंगे, मतलब आई वाले सभी को एक जगह जोड़ेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी हम चाहते हैं निकालना, आई वाला सभी एक जगह जोड़ेंगे। देखो यहाँ है 1, तो 1 i कैप -2 i कैप प्लस आई कैप। अब 1 नहीं लिख रहे हैं हम, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर दूसरा अगर हम लिखना चाहते हैं तो दूसरा देखो, जितना भी ये जे वाला है जिसको हम रेड पेन से सर्कल कर रहे हैं, उन सभी को एक जगह लिखेंगे। मतलब अब डायरेक्ट भी तुम सिर्फ कंपोनेंट को -2 +4 और -6 सबके साथ डायरेक्ट जे कैप लगा सकते हो। फिर तीसरे कलर से देखो, तीसरे कलर से जो हम सर्किल कर रहे हैं ये सभी के कैप कंपोनेंट है, इनको एक जगह करेंगे। मतलब 1, दूसरे का है 5 और तीसरे का है -7 के कैप। तो जैसे ही अब जोड़ना आ गया 1 में से -2 और 1, तो ये तो शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्य आएगा, ये हो जाएगा 6। तो 4 में से 8 गया, -4 बच गया जे कैप, और के कैप में 6 चला गया एक में से, तो माइनस के कैप। तो तुम्हारा जो फाइनल वेक्टर मिलेगा 4 j कैप माइनस का माइनस के कैप, ये मिलेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर चाहिए हमें, जैसे ए वेक्टर दिया है इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम जानते हैं उस वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो पहले तो हमें ए वेक्टर जो दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखोगे ए वेक्टर का तो वो क्या लिखोगे, वो देखो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहते हो तो ये होगा √अंडर ऑफ, देखो ए में पहला 1 है, ठीक है, ये देख लो, लिख ही लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 k कैप है। तो 1 1 एंड 2 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 1 2, एंड दिस इज 4, 4 to 6, तो √6। क्या करना है, एक को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, √6 से डिवाइड कर देना है। समझ रहे हो बात को। अब अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो, 1/√6 i कैप प्लस 1/√6 j कैप प्लस 2/√6 k कैप। ये तुम्हारा जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में जिधर की, और ए के डायरेक्शन में। ठीक है, जब भी कभी ऐसा करना हो तो उसके स्वयं से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ओके, अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, पी क्यू आर द पॉइंट्स। अब देखो फिर से पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3, जब भी पॉइंट फॉर्म में दिए गए हों वेक्टर्स को निकालने के लिए, तो हमारे लिए x1 x2 और सॉरी इस तरह का फॉर्म है x1 y1 z1, x2 y2 एंड z2 का फॉर्मेट है। जब भी हम पी क्यू निकालना चाहें तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, एंड z2 माइनस z1 k कैप।
अब ये बहुत टफ टास्क नहीं है घटा कर लिखना, ठीक है। अब तुम घटा कर जब लिखोगे तो देखो x2 के जगह पर तुम 4 - 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा 3i कैप। फिर y2 के जगह पर 5 - 2 लिखोगे तो ये भी हो जाएगा 3j कैप। और फिर लिखोगे 6 - 3 तो ये भी हो जाएगा 3k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ये तो हम पहले पी क्यू निकाले। अब हमने बताया किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तुम इसको सॉल्व करोगे, 9 + 9 + 9 एंड दिस विल बी इक्वल टू 27। एंड दिस, अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 3√3। क्लियर। अब सबको इससे डिवाइड भी कर दो। तो अब जैसे ही तुमको यूनिट वेक्टर चाहिए ना इस वेक्टर का, तुम क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। देखो ध्यान से, पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसको पी क्यू से डिवाइड करेगा। पी क्यू कितना है, 3i कैप +3j कैप +3k कैप। और इसको डिवाइड करेगा 3√3 से। सो द आंसर जो होगा वो सबको 3 से, तो 1/√3i कैप +1/√3j कैप +1/√3k कैप के फॉर्मेट में आएगा। बात समझ आया। ये है तुम्हारा किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि फॉर द गिवन वेक्टर्स ए एंड बी फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। तो पहले तो हम a + b निकाल लेते हैं। और इसका यूनिट वेक्टर चाहिए ना हमें, a + b को हम मान लो c नाम दे दे, तो c को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो a + b को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। सिंपल। आया समझ। तो इस तरह से तुम इसको बना सकते हो। अब देखो a + b करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 2i कैप -j कैप +2k कैप ऐसा है। इसके साथ -i कैप +j कैप -k कैप जोड़ोगे, डिवाइडेड बाई इसका ही मैग्नीट्यूड। तो पहले तो हम इसको जोड़ लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड निकालना आसान है। आई को आई से जोड़ो, दो में से एक -1 जाएगा तो i कैप बच जाएगा। फिर -1 में से +1, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। और दो में से एक जाएगा तो ये भी हो जाएगा k कैप बस। अब इसका मैग्नीट्यूड कब आता है, √1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो फाइनली बचने क्या वाला है, 1/√2i कैप +1/√2j कैप, सॉरी k कैप। तो ये होगा फाइनल यूनिट वेक्टर a + b के डायरेक्शन। अब उससे आगे जब तुम बढ़ोगे तो वो क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहने का है कि अगर कोई दो वेक्टर, 10 डिस्कस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वेक्टर इसी वेक्टर के डायरेक्शन में बताइए, लेकिन मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। अब देखो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में ही चाहिए। मान लो कि ये वेक्टर ए है तुम्हारा, 5i कैप -j कैप +2k कैप। ये वेक्टर तुम्हारा दिया गया है और ये इसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए और डायरेक्शन यही होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम है तो इसमें हम कह रहे हैं कि लैम्डा गुना कर रहे हैं तो डायरेक्शन सेम ही रहता है। तो हम मान लिया कि ऐसा कोई लैम्डा एक नंबर है जिसके गुना कर देने से मैग्नीट्यूड 8 हो जाता है। सभी में लैम्डा का हमने गुना कर दिया। अब देखो कि सभी में अगर हमने लैम्डा का गुना कर दिया तो ये 8 हो जाना चाहिए। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए जो कि 8 होना चाहिए, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। देखो 5 लैम्डा का होल स्क्वायर +लैम्डा का होल स्क्वायर +2 लैम्डा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 25 लैम्डा स्क्वायर +लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा स्क्वायर का रूट 100। ये हो जाएगा 25×5 30 लैम्डा स्क्वायर का रूट 100। ये बराबर होना चाहिए 8 के। 30 लैम्डा स्क्वायर बराबर होना चाहिए, इसको रूट को उधर होगा 64 के। लैम्डा बराबर होना चाहिए 64/30 के रूट 100 के। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 8, 2 दूना 4, इससे निकलेगा नहीं। 6×5 = 30, तो ये तो रूट 30 ही रहने का। लैम्डा का मान आ गया, इसी को सब के साथ गुना कर दो, वो वेक्टर आ जाएगा। तो अब जो हमें वेक्टर चाहिए
जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ए डैश मान लो, वो कितना होना चाहिए? तो लैम्डा का जो मान है 8/√30 से गुना कर दो, इसको 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप को, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कोलिनियरिटी का, 11 तक आज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे बाकी क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दिखाइए कि दो वेक्टर्स कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब पहले समझते हैं। कोलिनियर का मतलब है एक ही डायरेक्शन में। वेक्टर्स के लिए कोलिनियर होने का मतलब सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 0 डिग्री या 180 डिग्री। और जब वेक्टर 0 या 180 होते हैं तो दोनों में रिलेशन होता है ए और बी। अगर ये है ना, तो ए और बी में रिलेशन होता है, ए जो है वो बी के टर्म में, ए और बी लैम्डा के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में बराबर हो जाते हैं किसी ना किसी लैम्डा के लिए। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ए बाई बी जो होगा, मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं कह सकते हैं, ऐसे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ऐसे समझो कि अभी हमने पैरेलल के लिए कंडीशन क्या कहा कि लैम्डा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उससे, तो इससे कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन निकल जाएगा। देखो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको मान लो वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर बी लिखो, ठीक है? और बी लिख के देखो, बी बराबर जब तुम लिखोगे तो तुमको मिलेगा -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। और देखो इसमें से -2 को कॉमन ले लो, तो देखो तुमको मिलेगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब तुम ध्यान से देखो कि बी जो है उसको सूचित किया जा सकता है -2 इंटू ए के टर्म में। ऐसा जब संबंध हो तो वेक्टर क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। आया समझ? ये साबित करना था। अब 12 से जो आगे क्वेश्चंस रह गए हैं उसको कल के लेक्चर में करते हैं, अगले लेक्चर में। ओके, ठीक है, तब तक ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट लेक्चर कल जैसे ही 12 से आगे का 19 क्वेश्चंस हैं और 7 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, अपलोड होंगे, आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। ओके बाय, टेक केयर।